इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पर लेक्चर में आपका स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 15 है। और आज हम कॉम्पोजिट फंक्शन और होमोजीनियस फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते हैं? अगर हम यहाँ मान लें कि z फंक्शन दो वेरिएबल x और y के f(x, y) फंक्शन के बराबर है और हम बता दें कि यह x t पर निर्भर रहता है, x phi t का एक फंक्शन है और यहाँ y भी t का एक फंक्शन है जिसे हम psi t से डिनोट कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये x फंक्शन दोबारा दो वेरिएबल u और v का एक फंक्शन है और y दोबारा दो वेरिएबल्स u और v का एक फंक्शन है। आइए हम इस इक्वेशन नंबर को 1 कहते हैं, यह इक्वेशन नंबर 2 और यह इक्वेशन नंबर 2 प्राइम है। तो इक्वेशन यहाँ 1 और 2 एक साथ या एक इस 2 प्राइम के साथ कहा जाता है। z को t के कॉम्पोजिट फंक्शन के रूप में या इस केस में u और v के कॉम्पोजिट फंक्शन के रूप में परिभाषित करने के लिए यहाँ मूल रूप से हम क्या चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं 2t के संदर्भ में इस z फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि इस पहले मामले में जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं तो यह z x और y पर निर्भर करता है, लेकिन x और y फिर से t पर निर्भर करता है। मूल रूप से यह z और t का एक फंक्शन है और फिर हम यहाँ t के संदर्भ में z के डेरिवेटिव को सीधे परिभाषित कर सकते हैं। हम फार्मूला प्राप्त करेंगे कि कैसे इस फंक्शन में इस x और y को सब्स्टिट्यूट किए बिना इस z का डेरिवेटिव प्राप्त करें और फिर इसे t के एक फंक्शन के रूप में बनाना और फिर डेरिवेटिव लेना। लेकिन हम पाएंगे एक डायरेक्ट फार्मूला जो इस फंक्शन f के पार्शियल डेरिवेटिव्स का उपयोग करेगा, जो दो वेरिएबल्स x और y का फंक्शन है और इसके अलावा यहाँ x और y phi और psi के फंक्शंस हैं, दोनों t के फंक्शन हैं और हम इसका डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए इन फंक्शन के डेरिवेटिव का उपयोग भी करेंगे। z सीधे इस फंक्शन f(x, y) में t के टर्म्स में x और y को सब्स्टिट्यूट किए बिना x y, और वही सिनेरियो यहाँ है जब हमारे पास यह इक्वेशन 1 होती है। z इक्वेशन के साथ f(x, y) के बराबर है, x phi uv के बराबर है और y psi uv के इक्वल है। चलिए हम पहला केस लेते हैं। z के पास कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव है, या हम यह भी कर सकते हैं, यह मान लीजिए कि यह z बराबर है f(x, y) और यह डिफरेंशियल है। यह f(x, y) एक डिफरेंशियल फंक्शन है और फिर हम यह भी मानते हैं कि x phi t के बराबर है और y psi t के बराबर है। उनके पास कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव हैं, या फिर हम मान सकते हैं कि वे डिफरेंशियल फंक्शन हैं। उस स्थिति में हम इस फार्मूला को प्राप्त करेंगे जो कहता है कि हम इस dz z ओवर dt प्राप्त कर सकते हैं t के संदर्भ में z का साधारण डेरिवेटिव, जो अब समझ में आता है क्योंकि x और y t के फंक्शन हैं। असल रूप में ये z अकेले t का एक फंक्शन है। इस मामले में यह फॉर्मूला कहता है कि हम इसे साधारण डेरिवेटिव dz ओवर dt x के संदर्भ में z के पार्शियल डेरिवेटिव्स के इक्वल है। हम इसका उपयोग कर रहे हैं कि यह f दो वेरिएबल x और y का फंक्शन है। हम यहाँ x के संदर्भ में इस f का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और t के संदर्भ में x के डेरिवेटिव से गुणा करेंगे। यह फिर से साधारण डेरिवेटिव है क्योंकि x एक फंक्शन है एक वेरिएबल t का, और फिर यह प्लस के लिए एक चेन रूल है क्योंकि z y का भी फंक्शन है। यहाँ y के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव होगा और dy ओवर dt से गुणा किया जाता है। अब हम इस फॉर्मूला को निकाल लेंगे। हम मानते हैं कि यह z f(x, y) के बराबर है और x phi t का एक फंक्शन है और y t का एक फंक्शन है, जैसा कि t को psi द्वारा डिनोट किया गया है, और यह एक कॉम्पोजिट फंक्शन है जो हम परिभाषा के अनुसार बोलते हैं। और चूंकि हमने पहले ही इन सभी फंक्शन z phi और psi की डिफरेंशिएबिलिटी को मान लिया है, तो z की डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होगा कि हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा z इक्वल टू डेल x डेल्टा x प्लस
डेल वाई डेल्टा वाई और साई 1 डेल्टा एक्स प्लस साई 2 डेल्टा वाई। और यदि हम इस एक्सप्रेशन के दोनों पक्षों को डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ डेल्टा जेड ओवर डेल्टा टी और यह डेल्टा एक्स डेल्टा टी से डिवाइड होता है। यहाँ फिर से हमारे पास डेल्टा वाई को डेल्टा टी से डिवाइड किया गया है और ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई टी से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लिमिट ले डेल्टा टी वो हो जाएगा 0। फिर क्या होगा, डेल्टा टी अगर शून्य है तो इसका मतलब डेल्टा एक्स हो जाएगा शून्य और डेल्टा वाई भी शून्य होगा क्योंकि एक्स और वाई फंक्शन हैं टी के। और अगर कोई वेरिएशन नहीं है टी में तो एक्स और वाई वेरिएशन एक्स वाई में भी 0 होगा। जैसे कि डेल्टा टी शून्य हो जाएगा मतलब डेल्टा एक्स शून्य और डेल्टा वाई शून्य हो जाता है। अगर हम लिमिट लेते हैं अब कि इस एक्सप्रेशन में डेल्टा टी 0 होता है, यह डेल्टा जेड ओवर डेल्टा टी डेरिवेटिव ऑफ जेड की परिभाषा के अनुसार जो होगा जैसे डी जेड ओवर डी टी और ये ऐसे ही रहेगा। हम इस डेल जेड ओवर डेल एक्स को नहीं छुएंगे और फिर हमारे पास है यहाँ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी फिर से जो कि डेरिवेटिव है एक्स का टी के संदर्भ में। हमें यहाँ मिलता है डी एक्स ओवर डी टी। उसी तरह हमारे पास फिर से है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी जो कि बन जाएगा डी वाई ओवर डी टी। और ये टर्म्स मान के चलते हैं कि यह पार्शियल डिराइव ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और यह सीमित अंक हैं। यह एफ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई गोज़ टू 0, ये एप्सिलॉन शून्य हो जाएगा और ये एप्सिलॉन 2 शून्य हो जाएगा और फिर ये एक्सप्रेशन यहाँ एप्सिलॉन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी और फिर एप्सिलॉन डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी यह दोनों भी शून्य हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ यही है, यह तीन टर्म यहाँ डी जेड ओवर डी टी हम सीधे ढूंढ सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स जेड और एक्स और वाई के साधारण डेरिवेटिव के टर्म में कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन। जब हमारे पास ये अधिक सामान्य स्थिति है कि एक्स और वाई वो भी निर्भर हैं यू और वी पर जो एक फंक्शन है दो वेरिएबल का, इस केस में फॉर्मूला बन जाएगा जिससे हम ऊपर सिद्ध कर पाएंगे यह डेल जेड ओवर डेल यू। तो अब यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं क्योंकि यह एक्स और वाई फंक्शंस हैं दो वेरिएबल यू और वी के। इन सभी को इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किए बिना हमारे पास यू के संदर्भ में जेड का पार्शियल डेरिवेटिव होगा और फिर इस पार्शियल डेरिवेटिव के प्राप्त होने पर हम इस फॉर्मूला का प्रयोग कर जेड के पार्शियल डेरिवेटिव को यू के संदर्भ में प्राप्त करेंगे जो कि एक्स के संदर्भ में जेड के पार्शियल डेरिवेटिव और यू के संदर्भ में एक्स के पार्शियल डेरिवेटिव प्लस वाई के संदर्भ में जेड के पार्शियल डेरिवेटिव और यू के संदर्भ में वाई के पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल है क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली जेड को यू के संदर्भ में। यहाँ यू आएगा और यहाँ भी यू आएगा। इसी तरह डेल जेड ओवर डेल वी वैसा ही फॉर्मूला है पर यू के स्थान पर रिप्लेस होगा वी। तो क्या जरूरी है अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे यू के संदर्भ में तब ये यू दोनों जगह दिखेगा और यदि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वी के संदर्भ में फिर ये वी दिखेगा इन जगहों पर। यहाँ जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स का यू के संदर्भ में और यहाँ वी के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं अब चलिए कुछ सवालों को हल करते हैं जो कि इस पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास ये फंक्शन है z जो कि बराबर है एक्स वाई एक्स के जो कि फंक्शन है t का जिसको परिभाषित किया गया है यहाँ x इक्वल टू कॉस t के और फिर y फंक्शन है t का जो कि दोबारा y इक्वल टू साइन t से दिखाया गया है। फिर हमें यहाँ पता करना है कि डी जेड ओवर डी टी क्या है। एक सीधा तरीका है कि हम x और y को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें इस फंक्शन में और फिर हमें z मिलेगा t के फंक्शन के रूप में जो कि हम डिफरेंशिएट करेंगे जिससे हमें मिलेगा डी जेड ओवर डी टी। लेकिन हम फॉलो करेंगे कंपोजिट फंक्शन के आइडिया को कि z एक फंक्शन है एक्स वाई का और x फंक्शन है t का और y फंक्शन है t का। जो फॉर्मूला हमने ऊपर डिराइव किया है वह फॉर्मूला बताता है कि dx ओवर dt यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता है x के संदर्भ में z
और dx dt के फंक्शन के तौर पर। इसी तरह यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है y और उसके बाद dy और dt। हमें यहाँ क्या मिलता है, डेल z ओवर डेल x। z x y था और जब हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं x के संदर्भ में वह सिर्फ y बनेगा और dx ओवर dt x था cos t, इसलिए हमें यहाँ sin t मिलेगा। इसी तरह यहाँ डेल z ओवर डेल y x बन जाएगा और dy ओवर dt जो कि sin t था cos t बन जाएगा। हमें यहाँ y मिला जो कि sin t है, इसलिए हमने sin स्क्वायर t माइनस किया और x cos t था इसलिए हमें cos स्क्वायर t मिला जो कि डेरिवेटिव है z का t के संदर्भ में बिना इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किए और फिर डेरिवेटिव को प्राप्त किया। और हम ये फिर से सिंपलीफाई करेंगे cos 2t प्राप्त करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि हम सिर्फ यहाँ पर z को सब्स्टिट्यूट करें जो कि x के बराबर है, x cos t है और y sin t, तो इस प्रकार हमारे पास z है जो कि t का फंक्शन है। और अब हम निकाल सकते हैं dz ओवर dt। ये हम पहले लिख सकते हैं ऐसे 2 cos t sin t का आधा जो कि sin 2t है और फिर हम यहाँ डिफरेंशिएशन ले सकते हैं जो कि होगा sin t cos 2t के, और ये दोनों कैंसल हो जाएंगे तो इस तरीके से हमें cos 2t मिल जाएगा सीधे सीधे। लेकिन हमने यहाँ कंपोजिट डिफरेंशिएशन का उपाय प्रयोग किया या फिर कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का प्रयोग किया। इस फॉर्मूला में हमें x और y के मान को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है इस फंक्शन में, लेकिन सीधे सीधे z पार्शियल डेरिवेटिव्स की मदद से हमें मिल जाएगा। z का डेरिवेटिव सीधे फंक्शन t के संदर्भ में फिर से अगले सवाल में z x और y का फंक्शन है और आगे दिया हुआ है कि x एक फंक्शन है दो वेरिएबल्स का जो है u और v, और फिर हमारे पास है y जो कि फंक्शन है u और v का। फिर हम दिखाएंगे कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है और इस पार्शियल डेरिवेटिव का अंतर u और v के संदर्भ में, जिसे x के संदर्भ में z के x पार्शियल डेरिवेटिव माइनस y के संदर्भ में z के x पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में लिखा जा सकता है। z x और y का फंक्शन है। इस फॉर्मूला की मदद से अब हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव z का u के संदर्भ में, जो कि इस टर्म में है पार्शियल डेरिवेटिव z का x और y के संदर्भ में, और पार्शियल डेरिवेटिव x का u के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव y का u के संदर्भ में। फिर से तो यदि यहाँ पर u है तो u दोनों टर्म्स में रहेगा। डेरिवेटिव x और y के u के संदर्भ में, इस केस में तो डेल z ओवर डेल x। अब क्योंकि यहाँ पर फंक्शन नहीं दिया गया है, यहाँ z एक फंक्शन मात्र है x y का, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव z का x के संदर्भ में आएगा और डेल x ओवर डेल u, इसलिए जो यहाँ x था पावर u प्लस e पावर माइनस v, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे u के संदर्भ में जिसका अर्थ है v कांस्टेंट रहेगा, तो इस टर्म को भी कांस्टेंट माना जाएगा। x का पार्शियल डेरिवेटिव u के संदर्भ में साधारण तौर पर बना जाएगा e पावर u जो कि यहाँ लिखा है, और फिर डेल z ओवर डेल y और डेल y ओवर डेल u, इसलिए y यहाँ पर e पावर माइनस u प्लस e पावर v है। और जब हम यहाँ पर u के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वो यहाँ पर बन जाएगा माइनस e पावर माइनस u, जो कि यहाँ पर टर्म है। और अब z के पार्शियल डेरिवेटिव v के संदर्भ में फिर से उसी फॉर्मूला से, लेकिन u के बजाय हमारे पास v है। और जब हम x का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे v के संदर्भ में तो यश है e पावर माइनस v, इसलिए हमें माइनस e पावर माइनस v मिलेगा। और फिर यहाँ है हमारे पास y v के संदर्भ में जो कि बन जाएगा e पावर v जो यहाँ लिखा है। अब जब हमें इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स का अंतर लेना है, इसलिए हम इनका अंतर लेंगे और फिर डेल z ओवर डेल x जो कि यहाँ है प्लस बन जाएगा, इसलिए डेल z ओवर डेल x जब हम इसे कॉमन लेंगे वो बन जाएगा e पावर u और प्लस e पावर माइनस v। इसी तरीके से जब हम इन दोनों टर्म को कॉमन लेते हैं माइनस के चिन्ह के साथ, तो फिर से e पावर माइनस u प्लस e पावर v मिलेगा जो कि यहाँ लिखा है, और फिर यही e पावर u प्लस e पावर माइनस v x होगा और यहाँ e पावर माइनस u प्लस e पावर v y है। इस प्रकार हमें निश्चित तौर पर
इच्छित टर्म मिल जाता है, इसलिए ये x डेल z ओवर डेल x और फिर यह माइनस है y और डेल z ओवर डेल y। इस लेक्चर के दूसरे भाग में हमें होमोजीनियस फंक्शंस का वर्णन करना है, इसलिए हम अब ये सीखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है। x और y एक्सप्रेशन होमोजीनियस है ऑर्डर n के। वहाँ इसलिए कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ x और y में n के ऑर्डर में है। अगर यहाँ इस एक्सप्रेस किया जाए x पावर n में और कुछ फंक्शन है y ओवर x, ऐसे फंक्शन को हम ऑर्डर n का होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ n है, अगर हम x पावर n को ला सकते हैं और बाकी टर्म को y ओवर x फंक्शन लिखा जा सकता है, ऐसे एक्सप्रेशन को होमोजीनियस एक्सप्रेशन कहा जाएगा ऑर्डर n का। और फंक्शन के टर्म में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए एक एफ एक्स वाई एन ऑर्डर का होमोजीनियस तब कहा जाएगा अगर वो उसे संतुष्ट करे। इसलिए हम यहाँ पर x और y के आर्ग्यूमेंट को टी एक्स से और टी वाई से रिप्लेस करेंगे, और अगर हम ये टी पावर n को इस फंक्शन से ला सकें, जिसका मतलब है टी पावर n और फिर से ये एक्स वाई का फंक्शन रहेगा, हम फिर से होमोजीनियस फंक्शन की संकल्पना कर सकते हैं जो कि ऑर्डर n है। कुछ लोग इसे ऐसा फंक्शन बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन ऑर्डर n का। ये होमोजीनियस फंक्शन के उदाहरण हैं, इसलिए हम मान के चलते हैं कि यह एफ एक्स वाई बराबर शून्य है। एक्स पावर n माइनस वन इंटू वाई, फिर से यहाँ एक्स पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर, और इसी तरह ए एन वाई पावर n। हमने देखा कि यह एक फंक्शन है, यह एक होमोजीनियस फंक्शन है n ऑर्डर का। n ऑर्डर का क्यों? क्योंकि अगर हम x पावर n को सारे टर्म्स में से बाहर ले लें, तब हमें क्या मिलेगा? वो है 0, क्योंकि x पावर n को बाहर निकाल लिया गया है और यह पर फिर से x पावर n को बाहर निकाल लिया गया है, इसलिए हमें एक x को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ए एक और फिर y ओवर x बन जाएगा। तो हमने x की पावर n ली है और फिर x पावर माइनस टू बचा रहेगा, जिसका मतलब है ए दो और फिर y ओवर x पावर 2, और ये चलता रहेगा। यहाँ ए n और x n हमने बाहर ले लिया, इसलिए x पावर n रहेगा डिनोमिनेटर के टर्म में, और इस केस में हमारे पास है y ओवर x पावर n। इसलिए इन सारी टर्म में और इस फंक्शन में हम इसे y पावर x के फंक्शन के तौर पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये y पावर x सारी टर्म्स में एक साथ दिखेगा। इसलिए हम मान सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन y ओवर x का फंक्शन है और फिर x पावर n बाहर है, इसलिए ये फंक्शन है n ऑर्डर के होमोजीनियस फंक्शन का। इसी तरह हम मान के चलते हैं कि यह एक एफ एक्स वाई बराबर है स्क्वायर रूट वाई प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर वाई प्लस एक्स। इस केस में हम इसे एक्स पावर भी लिख सकते हैं और बाकी को हम वाई ओवर एक्स का फंक्शन मान सकते हैं। ये साधारण है क्योंकि हम स्क्वायर रूट एक्स को बाहर ले सकते हैं और हम एक्स को बाहर लेंगे, और इस केस में तो यहाँ स्क्वायर रूट एक्स ओवर एक्स, और फिर अंदर हमारे पास होगा स्क्वायर रूट वाई ओवर एक्स प्लस यह एक और यहाँ वाई ओवर एक्स प्लस वन भी। और अब यहाँ इस एक्सप्रेशन को हम मान लेते हैं y का फंक्शन ओवर x, और जो साथ है यहाँ x पावर माइनस आधा, जिसे हम लिख सकते हैं x पावर माइनस हाफ, और कुछ फंक्शन y ओवर x, क्योंकि इन सारे टर्म्स में y ओवर x हैं, जो साथ हैं। हम कह सकते हैं ये कुछ फंक्शन है y ओवर x, और इस केस में हम यहाँ देखते हैं x पावर माइनस आधा, जो यहाँ पर एक होमोजीनियस फंक्शन है माइनस हाफ ऑर्डर का। क्या महत्वपूर्ण है इस सारे होमोजीनियस फंक्शन में, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो इस ऑर्डर पर आधारित उदाहरण के लिए यहाँ माइनस आधा है, हमारे पास डेरिवेटिव टर्म के कुछ फॉर्मूला हैं n के टर्म में, इसलिए सटीक तौर पर
इसे होमोजीनियस फंक्शन पर यूलर थ्योरम कहा जाता है और यह कहा जाता है यदि z होमोजीनियस फंक्शन है x और y के n ऑर्डर का और ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और इसी तरह तो हमारे पास है यह एक्सप्रेशन जहां x पार्शियल डेरिवेटिव है z का x के संदर्भ में y z का पार्शियल डेरिवेटिव y के संदर्भ में बराबर होगा nz के। इसलिए हमें इसको अलग से कंप्यूट नहीं करना। अगर हमें पता है कि यह होमोजोनियस फंक्शन है तब x z x y z y साधारण तौर पर nz होगा और सब x y पॉइंट डोमेन ऑर्डर यहाँ के फंक्शन के डोमेन के हैं तो दिया गया है z बराबर है f x y जो कि होमोजीनियस फंक्शन है। तो अगर यह एक होमोजीनियस फंक्शन है तो हम इसे लिख सकते हैं। एक मिनट रुके। तो अगर यह होमोजीनियस फंक्शन है x और y ऑर्डर n का तो हम इसे लिख सकते हैं x पावर n n g y ओवर x। और फिर हमें पहले से पता है इसे कैसे डिफरेंशिएट करें x के संदर्भ में। तो हम कर सकते हैं यहाँ जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं इसका x के संदर्भ में जो हमें यहाँ मिलता है हमें उसे डिफरेंशिएट n x पावर n माइनस वन और यह बच जाता है गुणांक सूत्रों के तौर पर। इसलिए x पावर n वैसे का वैसा और हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे g ऑफ y ओवर x जो कि है g प्राइम y ओवर x। g का डेरिवेटिव उसके आर्गुमेंट g प्राइम y ओवर x के संदर्भ में और फिर यहाँ dy ओवर x डिफरेंशिएट होगा x के संदर्भ में जो हमें देगा माइनस y ओवर x स्क्वायर। तो इस केस में अब यदि हम इसे और सरल करें तो हमारे पास आएगा n x पावर n माइनस वन n g y ओवर x और फिर यहाँ हमारे पास यह माइनस साइन हो सकता है वहाँ इतनी y n n x पावर n माइनस दो और g प्राइम y ओवर x और साथ में z का पार्शियल डेरिवेटिव y के संदर्भ में हमें मिलेगा। दोबारा अब हमें डिफरेंशिएट करना है y के संदर्भ में तो इसलिए x पावर n को कांस्टेंट माना जाएगा और हमें सिर्फ इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है। हमारे पास है g प्राइम y ओवर x और फिर यह y ओवर x डेरिवेटिव y के संदर्भ में सिर्फ होगा 1 ओवर x y के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव y का 1 ओवर x होगा और फिर हम इन दोनों टर्म्स को जोड़ेंगे x के गुणांक के साथ यहाँ और y वहाँ। हमें क्या मिलेगा x से गुणा करके हमें मिलेगा यहाँ x पावर n और x पावर n माइनस वन और यहाँ हमने उसे y से गुणा किया इसलिए यह n x पावर n n माइनस वाई एक्स पावर n माइनस वन है और इस केस में हमारे पास x पावर n है और फिर हमने इसे गुणा किया y टर्म से इसलिए यह x पावर n माइनस वाई है और हम इसे गुणा किया y से और फिर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा n x पावर n जी वाई ओवर x और जो x पावर n जी वाई ओवर x और यह z था या फिर f x y का फंक्शन। ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें साधारण तौर पर n इंटू z टर्म मिलेगा n और z यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सवाल नंबर 3 यहाँ हमारे पास u है जो दिया गया है tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब ओवर x माइनस y जहाँ x बराबर नहीं है y के क्योंकि इसे समझाया गया है कि x बराबर है y के और फिर हम दिखाते हैं कि x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y बराबर है x साइन के। और इस केस में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दिया गया फंक्शन tan इनवर्स y क्यूब प्लस x क्यूब ओवर x माइनस y इस tan इनवर्स के कारण होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। हम x की पावर कुछ भी को नहीं ला सकते और बाकी हम नहीं लिख सकते इस टर्म को y ओवर x। लेकिन जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है tan इनवर्स जिसका मतलब है x क्यूब प्लस y क्यूब ओवर x माइनस y जो एक होमोजीनियस फंक्शन है और हम इसका उपयोग करेंगे क्योंकि हम यहाँ z को tan u के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि हम इस tan लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं हमें प्राप्त होगा tan u बराबर x क्यूब प्लस y क्यूब ओवर माइनस y और अब यहाँ z फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन है
ऑर्डर 2 का, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हमने कॉमन लिया है न्यूमरेटर में और एक्स यहाँ डिनोमिनेटर है, तो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 प्लस वाई ओवर एक्स क्यूब, तो यह यहाँ एक है जो कि है 1 प्लस वाई ओवर एक्स होल क्यूब, और हमारे पास है 1 माइनस वाई ओवर एक्स, तो यह एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑर्डर 2 का। अब हम यूलर थ्योरम लगा सकते हैं इस फंक्शन z पर, तो z पर यूलर थ्योरम लगाकर बराबर होगा tan u के, इसलिए ये हमें देगा 2 टाइम्स z, और z जो था tan u तो हमें मिला dx x, और फिर डेल z ओवर डेल u, तो हमें चाहिए कि यहाँ पर डेल z ओवर डेल u, हमारे पास है z इक्वल टू tan u, इसलिए डेल z ओवर डेल x यहाँ बन जाएगा सेक स्क्वायर u और डेल u ओवर डेल x। x के संदर्भ में z का पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ फिर हम लेंगे x के संदर्भ में z का पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन ये दिया गया है u के टर्म में, इसलिए हमें मिलेगा सेक स्क्वायर u और डेल u ओवर डेल x। यहाँ फिर y उसी तरह हमारे पास है डेल z ओवर डेल y, तो हमारे पास है tan बन जाएगा सेक स्क्वायर u और डेल u ओवर डेल y बराबर है 2 टाइम्स z के, इसलिए z है tan u। अब हमारे पास है x यहाँ, यह सेक u यहाँ कॉमन है, हम इसे राइट हैंड साइड पर लाएंगे और हमें मिलेगा x और डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y, और यह सेक u वहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर u की तरह, तो यह है 2 tan u, फिर यहाँ सेक स्क्वायर u होगा डिनोमिनेटर में, जो बन जाएगा कॉस स्क्वायर यहाँ साइन u ओवर कॉस u tan के लिए, और यह है कॉस स्क्वायर u, यह कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास है 2 साइन u कॉस u है जो है साइन 2u, तो हमें मिलता है z क्वांटिटी x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y की तरह, जो कि बराबर है साइन u। यहाँ महत्वपूर्ण है कि u होमोजीनियस फंक्शन नहीं था, लेकिन z को बराबर रखा गया tan u के, जो कि है x क्यूब प्लस y क्यूब ओवर x माइनस y, जो बन जाता है होमोजीनियस। और फिर हमने लगाया है यूलर का रिजल्ट z पर, और इसे ध्यान में रखते हुए z बराबर है tan u, हमने कंप्यूट किया है z का पार्शियल डेरिवेटिव x और y के संदर्भ में, फिर हमें वांछित रिजल्ट मिलता है। यूलर के परिणामों का जनरलाइजेशन कहता है कि यह एक पहले ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, लेकिन हमारे पास रिजल्ट है दूसरे ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव के केस में, जो कि इसका विस्तार है, जिसके अनुसार एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव सी एक्स वाई, जो वाई स्क्वायर का मिक्स है, फिर दूसरा डेरिवेटिव वाई के संदर्भ में बराबर है n(n-1) जेड के सभी एक्स वाई के लिए डोमेन के फंक्शन में। यह इस रिजल्ट का जनरलाइजेशन है, और अब हम इस पर एक सवाल करेंगे। मान लीजिए हमारे पास है z बराबर एक्स वाई फंक्शन y के ओवर x और प्लस जी वाई ओवर x, और यहाँ है f और g। यह 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और फिर हम यहाँ इस एक्सप्रेशन का मूल्यांकन z के लिए करेंगे। फिर से इस सवाल में dz होमोजीनियस फंक्शन नहीं है x और y का, लेकिन यहाँ यह एक होमोजीनियस फंक्शन है, और दूसरा g भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं सीधे तौर पर दी हुई टर्म में y ओवर x, इसलिए जो हम यहाँ लेंगे वो है z बराबर u1 प्लस u2। पहला टर्म यहाँ पर हम लेते हैं u1, और यहाँ हम लेंगे u2, जिसका मतलब है u1 है xy और fy ओवर x, और u2 है g y ओवर x के संदर्भ में। यह फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है दूसरे ऑर्डर का, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर और y ओवर x और fy ओवर x। यह एक फंक्शन है y का ओवर x, और फिर हमारे पास है x स्क्वायर, इसलिए यह ऑर्डर दूसरा है, और इस केस में g फंक्शन है y ओवर x का, और यहाँ कोई भी टर्म नहीं है x का, इसलिए x पावर 0, इसलिए यह होमोजीनियस फंक्शन ऑर्डर 0 का होगा।
अब हमारे पास u1 होमोजीनियस फंक्शन है ऑर्डर 2 का, u2 होमोजीनियस फंक्शन है ऑर्डर 0 का और z था u1 प्लस u2 u1 दिया गया है, इससे u2 दिया गया है, इससे यूलर्स थ्योरम को हम लगा सकते हैं u1 और u2 पर, क्योंकि ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन हैं ऑर्डर 2 के और इसलिए u1 पर दूसरे डेरिवेटिव थ्योरम में 2 टाइम्स है, इसलिए n 2 है, इसलिए 2 टाइम्स और n-1 और u1 इसलिए n-1 u1। ये ऑर्डर 2 था, इसलिए हमें मिला 2 इंटू 1 इंटू u1। और यह u1 हमें पहले से पता है कि x y f y ओवर x को सब्स्टिट्यूट करेगा बाद में, और फिर u2 के लिए क्योंकि वह भी एक होमोजीनियस फंक्शन है u ऑर्डर का, और क्योंकि ऑर्डर 0 है यहाँ राइट हैंड साइड पर हमें 0 टर्म मिलेगा क्योंकि यहाँ n-1, और क्योंकि n 0 है तो ऑर्डर भी 0 है, इसलिए वहाँ 0 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ दो सीधे एक्सप्रेशन हैं और हमने इन डेरिवेटिव्स की गणना करे बिना ही यूलर थ्योरम का प्रयोग किया है, और हम जोड़ सकते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट z की टर्म में चाहिए और z है u1 प्लस u2। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हमें मिलेगा x स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 2 के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर u1 प्लस u2 यहाँ है u1 प्लस u2 यहाँ भी u1 प्लस u2 जो कि है z, जो कि अब बराबर है यहाँ 2 u1 प्लस 0 इसलिए 2 और u1 इसलिए प्लस 0। इससे हमें मिलता है सिर्फ 2 u1 और u1 है एक्स वाई एफ वाई ओवर एक्स, तो हमें जो रिजल्ट मिला वो है 2 टाइम्स एक्स वाई एफ एक फंक्शन है y ओवर x। इस एक्सप्रेशन का निष्कर्ष पे आते हुए हमने आज सीखा कि डिफरेंशिएशन कंपोजिट फंक्शन बहुत उपयोगी है जब z एक फंक्शन दिया गया हो एक्स वाई का और x और y फंक्शन हैं t के। इस हाल में हम सीधे z डेरिवेटिव की गणना कर सकते हैं t के संदर्भ में इस फॉर्मूला से, और इससे पता चलता है x और y u और v के फंक्शन हो सकते हैं। इस केस में हम पार्शियल डेरिवेटिव की गणना भी अब कर सकते हैं z के लिए u के संदर्भ में और पार्शियल डेरिवेटिव z का v के संदर्भ में इस फॉर्मूला के द्वारा। और फिर यूलर थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन के लिए हमने सीखा है कि यदि z होमोजीनियस फंक्शन है तो हम इसे होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे ऑर्डर n का, फिर वो बनेगा एक यहाँ nz, इसलिए x पार्शियल डेरिवेटिव x के संदर्भ में प्लस y पार्शियल डेरिवेटिव y के संदर्भ में बराबर होगा nz के। या फिर यह जनरलाइजेशन था कि हम इन दूसरे ऑर्डर के डेरिवेटिव्स को n-1 इंटू z भी ले सकते हैं जब यह z ना ऑर्डर के x और y का होमोजीनियस फंक्शन है। ये सारे रेफरेंस इन लेक्चरों को तैयार करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।